गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीडी क्लासेस। और आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों की ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आपने हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज कर ली होगी, क्योंकि अगर आपको एडवांस लेवल ऑफ ग्रामर सीखनी है तो आपको वो बुक लेनी जरूरी है। तो इसके अलावा मुझे आपसे यह भी उम्मीद होगी कि आपने हमारी जो पिछले 2 वीडियोस हैं बेसिक्स ऑफ नाउन एंड डिटर्मिनर्स वो भी समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे, सो दैट आज आपको प्रोनाउंस टॉपिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रोनाउंस। तो देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस जैसा कि हम हमेशा से समझते आए हैं, करते आए हैं, पहले भी हिंदी ग्रामर में भी जिन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन टॉपिक के बारे में हम पहले बात करते हैं। देखिए सर्वनाम क्या होते थे। सर्वनाम होते हैं वो शब्द जो कि संज्ञा की जगह लेने का काम करते हैं, यानी कि सर्वनाम संज्ञा की पोजीशन या जगह पर लगाए जाते हैं। क्योंकि हम किसी सेंटेंस में एक नाउन को तो लिख सकते हैं, बट किसी पैराग्राफ में हम बार बार उस नाउन को, उस संज्ञा को रिपीट करते हैं तो वह अट्रैक्टिव नहीं लगता है, आपका सेंटेंस अच्छा नहीं लगता। यानी अगर आप ये बोलते हैं ना कि माय नेम इज राम एंड राम इज अ गुड बॉय, इस टाइप के सेंटेंसेस में आप बार बार किसी नाउन को नहीं बताते हैं। आप पैराग्राफ्स में पहले बार में नाउन का यूज करके आगे उस नाउन के साथ जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज होगा वो करते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो प्रोनाउंस है ना उनको आप डिटर्मिनर्स के साथ में कंफ्यूज मत करना कि डिटर्मिनर्स में भी तो सेम वर्ड्स हैं एंड प्रोनाउंस में भी हैं। दोनों में ये बहुत ही हम कहें बेसिक सा डिफरेंस है कि डिटर्मिनेंट्स नाउन्स के साथ लगते हैं, डिटर्मिनर्स का यूज आप नाउन्स के साथ में करते हैं, पर प्रोनाउंस नाउन्स की जगह लेते हैं, यानी प्रोनाउंस के साथ आप नाउन्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम डिटर्मिनर्स में लिखते थे सम बॉयज, वैसे हम अगर प्रोनाउन में सम को यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ में बॉयज यानी कि नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि डिटर्मिनर्स से प्रोनाउंस इस तरह से डिफरेंट हैं कि डिटर्मिनर्स में हम नाउन्स का यूज साथ में करते हैं और प्रोनाउंस में हम नाउन्स का यूज साथ में नहीं करते, क्योंकि प्रोनाउंस नाउन्स की जगह लेने का काम करते हैं। तो आइए अब ये तो समझ लिया हमने कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स की पोजीशन पर, नाउन्स की जगह पर यूज किए जाते हैं। अब आते हैं भाई प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप्स के, तो उन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से बता रहा है, ये बताता है पर्सन्स को। पर्सनल प्रोनाउन यानी जब हम पर्सन्स से रिलेटेड या हम कहें कि जब हम उनके बारे में कोई बात करते हैं, यानी कि आई, वी, दे, ही, शी एटसेट्रा, ये सभी वर्ड्स का यूज जब हम इनके बारे में कुछ बताने के लिए करेंगे ना तब होगा। यानी कि आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, इस टाइप के सेंटेंसेस में आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप इन्हीं प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं तो आप उन प्रोनाउंस की फॉर्म आई, वी, दे, ही, शी एटसेट्रा इसमें करेंगे। देन हमारे पास आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव वर्ड आपने कई बार सुन लिया होगा मेरे मुंह से ही कि नाउन्स में भी हमने पॉजेसिव नाउन्स देखे थे, डिटर्मिनर्स में भी हमने पॉजेसिव डिटर्मिनर्स देखे थे। इसके अलावा अब हमारे पास भाई देखो प्रोनाउंस में भी पॉजेसिव प्रोनाउंस आ रहे हैं। पॉजेसिव हर जगह सेम मीनिंग लेगा जब वो वर्ड्स स्वामित्व बताने का काम करते हैं, अधिकार बताने का काम करते हैं। तो पॉजेसिव नाउन्स थे वो नाउन्स जो कि अधिकार बताते थे अपोस्ट्रोफे एस या ऑफ का यूज करके, यानी राम्स चेयर, टेबल्स लेग या लेग ऑफ टेबल, इस टाइप के वर्ड्स आपके नाउन्स में पॉजेसिव नाउन्स बनते थे। देन हमारे पास में पॉजेसिव डिटर्मिनर आए थे, माय बैग, हिज पेन, ये सभी वर्ड जो कि नाउन्स के साथ लगते थे। अब हमारे पास आ रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस जो कि ओनली इन्हीं वर्ड्स को हम यूज करेंगे तो वो प्रोनाउंस बनेंगे। यानी कि आप माइन के साथ में पेन नहीं लगा सकते। अगर आपको माइन का यूज करना है किसी सेंटेंस में तो आप ऐसे लिखेंगे दिस पेन इज माइन। तो जो माइन है वो प्रोनाउन है, यानी कि वो नाउन के साथ ना लगकर सर्वनाम बन रहा है, और जब वो सर्वनाम बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है, तो आप उसके साथ नाउन का यूज भी नहीं करेंगे। पर ये वर्ड्स आपको स्वामित्व बताने के लिए ही यूज किए जाएंगे। माइन यानी मेरा, योर्स यानी तुम्हारा, हर्ज यानी उस लड़की का, हिज यानी कि उस लड़के का,
तो इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे वो बिना नाउन्स के अगर आते हैं, तो आप ध्यान रखिए बिना नाउन्स के आते हैं तो वो प्रोनाउंस होते हैं, और अगर तो ऐसे ही दिखने वाले वर्ड्स के साथ में यानी कि माय, हर, योर, इनके साथ में अगर नाउन लगा हुआ है तो वो डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आप भूलना मत, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए ना तो फिर आगे भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंस हैं, अगर इनके साथ में कोई भी नाउन नहीं लगा है तो ये प्रोनाउन की तरह ही आ रहे हैं, पर अगर साथ में कोई नाउन लगा हुआ है देन वो डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं। तो आइए अब आगे करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने डिटर्मिनर्स में भी किए थे, पर यहां पर ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं, और प्रोनाउंस की सभी की ये क्वालिटी है कि ये बिना नाउन्स के आते हैं। तो अब ये बिना नाउन्स के आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप दिस पेन नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे दिस इज माय होम या इट इज दिस वगैरह करके, जो भी मतलब बिना नाउन के आप जब सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज करेंगे ना तो वो प्रोनाउन का काम करेंगे। तो आप दिस पेन, दैट कैट, ये सब नहीं लिख सकते हैं, आपको इन्हें बिना नाउन के यूज करना है। देन हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो हमने डिटर्मिनर में भी किए थे, पर बेसिक डिफरेंस वही है, नाउन्स इनके अंदर नहीं आते हैं, यानी कि ईच, एवरी, आइदर कोई भी नाउन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये अकेले ही आएंगे। देन आते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल का जो हम कहें कि बेसिक मीनिंग होता है ना, वो ये होता है एक दूसरे पर असर डालना। यानी कि हम ऐसे कहें कि राम और श्याम हैं, वो कोई काम कर रहे हैं और राम के किए हुए काम का असर श्याम पर पड़ रहा है और श्याम के किए हुए काम का असर राम पर पड़ रहा है। तो यानी कि एक दूसरे के काम का असर जब आमने सामने वालों पर पड़ता है तो हम उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के साथ बताते हैं। यानी कि राम एंड श्याम हेल्प्ड वन अनदर में आप ये कह रहे हैं कि राम ने श्याम की मदद की और श्याम ने राम की मदद की। आप यहां पर एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं काम का। तो रेसिप्रोकल करना यानी कि एक दूसरे पर असर डालना। अगर तो दो व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे पर असर डालना बताया जा रहा है तो आप वन अनदर लगाएंगे, और अगर तो एक दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वहां पर आप ईच अदर लगाएंगे। यानी कि ऑल दी बॉयज हेल्प्ड ईच अदर में आप ये बताएंगे कि सभी लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। तो अब पहले ने दूसरे की, दूसरे ने तीसरे की, ऐसे करके एक दूसरे पर असर डालते हैं वो बात का। पर वन अनदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा। देन हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि दिखने में सेम लगते हैं, पर सेंटेंस में जब इनका यूज किया जाता है ना तो ये मीनिंग बदल देते हैं सेंटेंस का। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि काम का किए हुए हमारे द्वारा या किसी के द्वारा की हुई क्रिया का असर खुद उसी पर्सन पर पड़ना। यानी कि अगर मैं ये कहूं ना कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो यानी कि मैंने खुद को चोट लगाई, यानी कि ये जो मेरा हर्ट वाला क्रिया थी, आई के द्वारा जो हर्ट वाली क्रिया की गई उसका असर वापस आई को ही हुआ कि माई सेल्फ, मुझ पर दोबारा उसी काम का असर हुआ। तो जब किसी क्रिया का असर वापस उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं कि क्रिया का असर जब वापस आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो उद्देश्य है उसी पर पड़े, जो आपका काम कर रहा है सेंटेंस में वहीं पर पड़े, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसको आप रेसिप्रोकल से कंफ्यूज मत करना। रेसिप्रोकल एक दूसरे पर असर डालने की बात करता है और रिफ्लेक्सिव वापस उसी पर्सन पर असर डालने की बात करता है। यानी कि राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर में राम और श्याम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर अगर हम ये बोलते हैं ना कि राम एंड श्याम हेल्प्ड देमसेल्व्स, तो यानी कि राम ने खुद की मदद की और श्याम ने खुद की मदद की, एक दूसरे से तब उनका कोई लिंक नहीं बताया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, रेसिप्रोकल एक दूसरे पर असर डालने का काम करता है और रिफ्लेक्सिव वापस उसी पर्सन पर जिसने क्रिया की है उसी पर असर डालने का काम करता है। अब ठीक वैसे ही एम्फेटिक है। एम्फेटिक अपने नाम में ले रहा है जब वो एम्फेसिस यानी कि जोर या दबाव डालने का काम करता है। जब हम ये बताएं कि वह कार्य उसी पर्सन के द्वारा किया गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि
राम हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द फूड। तो यहां पर हम राम के बारे में ही बात कर रहे हैं, या हम कहें कि हम राम पर ही दोबारा जोर डालने की बात कर रहे हैं कि राम ने खुद वह खाना पकाया है। तो हम जब उसी सब्जेक्ट पर या हम कहें उसी पर्सन पर जोर डालने की बात करें जिस पर हम बताना चाहते हैं या जो क्रिया कर रहा है, तो तब हम वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस मोस्टली सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर ही असर डालने का काम करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है। यानी ही हिमसेल्फ डिड दिस में आप यह बता रहे हैं कि उसने वह कार्य खुद ही किया, तो यहां पर आप ही पर असर या दबाव डालने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज करेंगे। पर अगर हम ये कहें कि ही स्टडीड हिमसेल्फ, कि उसने खुद के बारे में जाना, या हम कहें उसने खुद पढ़ाई की, तो वहां पर उस क्रिया का असर वापस ही पर जाते हुए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि रिफ्लेक्सिव तो आपको ये बताएगा कि क्रिया का असर वापस उसी पर्सन पर पड़ रहा है, और एम्फेटिक ये बताएगा कि आप जिस सब्जेक्ट ने या जिस पर्सन ने कार्य किया है उसी पर दबाव डाल रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो वैसे तो ये इजी है, बट आप ध्यान रखना कि इनमें कहां पर डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट नाम बता रहा है अनिश्चित रहेगा। अगर वो अनिश्चित है तो उसके लिए अलग प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे, जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, कोई भी हो सकता है। आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम एग्जैक्ट एज इन ले रहे हैं कि देखिए प्रोनाउंस में हमारे पास नाम तो होते नहीं है, प्रोनाउंस में हमें जेंडर का या फिर नंबर का पता चल पाता है। तो जब आपको जेंडर या नंबर का भी ना पता चल पाए ना, तो वहां पर आप जो इनडेफिनाइट प्रोनाउन है उसका यूज करेंगे। जैसे एवरीबडी में आपको नहीं पता कि आप कितने जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, या आपको नंबर भी नहीं पता चल रहा है। समबडी में भी कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही एनीबडी में भी कोई भी जेंडर हो सकता है। यानी कि आपके लिए जब ये अनिश्चित हो कि आप क्या जेंडर या फिर क्या नंबर बता रहे हैं, तो वो आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। देन आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव के अंदर जो हमारे WH क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो सभी काउंट किए जाएंगे, बट ये क्वेश्चन की तरह आएंगे कि व्हाट इज योर नेम, हु इज दिस, इस टाइप के वर्ड्स। तो जब क्वेश्चन पूछे जाए हु, हुम, हुज, या हम कहें WH क्वेश्चनिंग वर्ड्स से, तो वो होता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देन आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव रिलेशन बताने का काम करते हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट का आपके प्रोनाउन से और आगे के सेंटेंस से रिलेशन बताने का काम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं, या हम कहें कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, तो यहां पर जो पहला सेंटेंस है दिस इज द मैन, उसको सेकेंड सेंटेंस हेल्प्ड मी से जोड़ने का काम किसने किया, हु ने। तो जब जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वो एज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड्स की तरह यूज किए जाएं जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या हम कहें कि आगे रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये तो थे आपके बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन, कि हमने सभी टाइप के जो नाउन है उनका थोड़ा थोड़ा ये समझा कि कहां पर किस तरीके से यूज किए जाएंगे। बाकी इनका एडवांस जो लेवल है वो आपको समझने के लिए हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज कर लेनी चाहिए, सो दैट और अच्छे से आपको समझ आ सके। और आगे के हम प्रोनाउंस के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोनाउंस में। आगे जो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ना, पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केसेस ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउंस के केसेस यानी कि कितने टाइप्स के हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर। तो देखिए सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, दे, यू, आई और शी, ही, शी, इट, ये सब होते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव केस में। यानी कि जब आप इनके बारे में बात करें, आई एम अ टीचर, वी आर चिल्ड्रन, या we are teachers, they are teachers, you are a teacher, he is a teacher, she is a teacher, and it is a cow, building, कुछ भी आ सकता है। बस आप ये ध्यान रखिए कि it का यूज हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं एंड एनिमल्स के लिए करते हैं, इनका हम इंसानों के लिए यूज नहीं करते हैं। बट अगर तो हम ऐसे वर्ड की बात करें, हम कहें चाइल्ड की बात करें जिसका आपको जेंडर नहीं पता, तो तब तक आप इट चाइल्ड के लिए लगा सकते हैं। बट वो आगे की बात है। अभी हम ये देखते हैं
कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस यानी जब इनके बारे में बात की जाए तो आप किस टाइप के प्रोनाउन यूज करेंगे। आई खुद के लिए, वी हम सब के लिए, दे उन सब के लिए जो कि एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं और निर्जीव चीजें भी हो सकती हैं। यू तुम्हारे लिए, तुम्हारे में अब एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तुम्हारे में, यू में आप जेंडर नहीं देखते हैं। जेंडर अगर आपको देखना है तो आपका सेंटेंस बताएगा, यानी कि यू में आप किसी लड़के से भी बात कर सकते हैं और लड़की से भी बात कर सकते हैं। देन आते हैं ही शी, आपको पता ही ऑलरेडी लड़का और लड़की के लिए पर एक वचन होने चाहिए वो। और इट का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि निर्जीव चीजों के लिए, जानवरों के लिए यूज किया जाता है। देन आता है इनका पॉजेसिव केस जो हमने अलग से एक नाउन में सीखा है, प्रोनाउन में सीखा है, जो स्वामित्व बताने का काम करते हैं, यानी कि माइन, आर्स, देयर्स। ये मैंने उनके सामने ही लिखा है कि किन के केस के लिए, सब्जेक्टिव के लिए आप किस टाइप के पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। यानी कि आई की कोई चीज माइन से बताई जाएगी, वी की चीज आर्स से, दे, देयर्स, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट, इट्स, यानी कि इनका स्वामित्व इन वर्ड्स से दर्शाया जाएगा या बताया जाएगा। देन आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि क्रिया का, अब भले किसी के भी व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया का असर हम पर पड़े या हम कहें इनमें से किसी पर पड़े, यानी कि सपोज कि किसी पर्सन ने, रोहन ने कोई क्रिया की या हम कहें कि हेल्प की क्रिया की, तो हेल्प की क्रिया का करने का काम रोहन ने किया, पर उस क्रिया का असर किस पर पड़ा, अगर तो उसका असर आई पर पड़ा तो आप मी लिखेंगे, यानी रोहन हेल्प्ड मी। अगर वी पर असर पड़ा है तो अस, रोहन हेल्प्ड अस। अगर दे पर असर पड़ा है तो देम, रोहन हेल्प्ड देम। यू पर असर पड़ा है तो योर हो जाएगा, यू आएगा इधर कि यू पर अगर असर पड़ा है तो वो यू ही रहेगा कि रोहन हेल्प्ड यू। देन ही पर असर पड़ा है तो हिम, रोहन हेल्प्ड हिम। शी पर असर पड़ा है तो हर, रोहन हेल्प्ड हर। एंड अगर तो इट पर असर पड़ा है कि रोहन लिफ्टेड इट, तो वहां पर इट आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि असर पड़ता है ऑब्जेक्टिव केस में इन सब पर, कि आई पर असर पड़ रहा है तो आप मी करेंगे, वी पर असर पड़ रहा है तो अस, दे पर देम, यू पे यू का यू ही रहेगा, ध्यान रखना। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट ही रहता है, जैसे यू का यू रहेगा। तो ये तो थे आपके केसेस ऑफ प्रोनाउन की। अगर तो आपको ये पता हो कि अगर तो ये लोग क्रिया कर रहे हैं तो इन्हें इस फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर तो इनके चीजों के बारे में बात हो रही है तो आप पॉसेसिव केस देखेंगे इनके, और अगर इनके ऊपर क्रिया का असर पड़ा है तो आप इस पर ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। ये तो थे केसेस ऑफ प्रोनाउन जो कि मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे, ये इजी ही हैं। बाकी अगर आपको और अच्छे से समझने हैं तो हमारी बुक एडवांस गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर आप परचेज कीजिए, उसके अंदर आपको एडवांस लेवल में बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन पर, कि ये जो सब्जेक्टिव केसेस है ना, ये सारे के सारे किस अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। आप लोगों ने हमेशा से पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, रट्टे भी लगाए होंगे कि फर्स्ट पर्सन में ये सब होते हैं, सेकंड में ये सब होते हैं। आज मैं आपको समझाती हूँ कि इनका मतलब किस अकॉर्डिंग है, कि आप इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस अकॉर्डिंग में आप डिवाइड करते हैं। तो इनको डिवाइड करने का बस ये तरीका है कि आप ये समझिए कि आप बात कर रहे हैं, या मैं कहूं कि मैं बात कर रही हूं, आपसे बात कर रही हूं और प्रोनाउंस के बारे में बात कर रही हूं, या मैं कहूं कि मैं आपसे किसी व्यक्ति के बारे में, या हम कहें कि हमारे पीएम के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं। तो मैं बात करने वाली हुई फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, आई और वी होते हैं बोलने वाले। क्योंकि हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूं, तो मैं खुद को बताने के लिए आई या वी का यूज करूंगी। तो मैं बोल रही हूं और आपसे बात कर रही हूं, तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन जो मेरी बात सुन रहे हैं। तो जो बोलता है वो तो होता है फर्स्ट पर्सन जो कि क्रिया कर रहा है, और सेकंड पर्सन वो होता है जो कि क्रिया को या तो मैं कहूं कि सुन रहा है या उसके बारे में जान रहा है। तो यू यानी कि आपसे बात कर रही हूं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन यू। अब यू में आप एक पर्सन भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने जैसे आपको यहां भी बताया था कि यू बहुवचन और एक वचन दोनों के लिए यूज किया जाता है।
तो नेक्स्ट सेकंड पर्सन हो गए आप, कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि हम दोनों, आप और मैं मिलकर बात कर रहे हैं हमारे पीएम के बारे में। तो जब हम पीएम के लिए कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन हम ही, शी, इट, दे में से कुछ लगाएंगे। जरूरी नहीं है पीएम के बारे में ही हम बात करें, हम कोई भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम यही कहें ना कि हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम टीचिंग यू अबाउट इट। तो यहां पर आप तीनों टाइप्स के जो पर्सन है उनका यूज देख चुके हैं कि आई एम टीचिंग यू, तो मैं क्रिया कर रही हूं, तो आई हो गई फर्स्ट पर्सन। टीचिंग यू, आपको बता रही हूं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन यू। और अबाउट इट, इट हमारा क्या है, प्रोनाउन, तो इट हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो यहां से आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि पर्सन्स किस अकॉर्डिंगली डिवाइड होते हैं, कि आई फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, सेकंड वो जो बात सुन रहा है, और थर्ड वो जिसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड पर्सन में जरूरी नहीं है आप सिर्फ ही, शी, इट या फिर दे का यूज करें, यहां पर नाउन्स भी आ सकते हैं, बट अभी हम प्रोनाउंस टॉपिक कर रहे हैं तो हम प्रोनाउंस को ही देखते हैं। बाकी नाउन्स भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पर्सन नहीं होंगे। अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनका नाम लिख रहे हैं ना, तो थर्ड पर्सन ही होंगे। यानी कि आई एम टेलिंग यू अबाउट राम, तो यहां पे राम थर्ड पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो थे आपके फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोनाउन की। हम जब प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव फॉर्म में जो होते हैं उन्हें जब हम पर्सन वाइज डिवाइड करते हैं कि कौन क्रिया कर रहा है, क्रिया सुन कौन रहा है, या हम कहें क्रिया देख कौन रहा है, और तीसरा पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स प्रोनाउन जो कि पर्सन्स में डिवाइड थे, और ये थे आपके केसेस ऑफ प्रोनाउन जो ये बताते हैं कि अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं या हम कहें वो क्रिया कर रहे हैं तो ये सभी प्रोनाउंस यूज होंगे। इनसे रिलेटेड कोई चीज है या हम कहें इनके स्वामित्व में कुछ है तो ये वाले प्रोनाउंस यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज होंगे। और अगर हम इनके ऊपर हुए असर के बारे में बात कर रहे हैं या हम कहें कि किसी क्रिया का असर इन पर पड़ रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव केसेस को देखेंगे। तो ये थे आपके केसेस और फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब इसके आगे हम कुछ रूल्स करेंगे और वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस के कुछ रूल्स। तो सबसे पहले जो बेसिक रूल है प्रोनाउन का वो ये है कि आपको जो नाउन्स आप यूज कर रहे हैं ना सेंटेंस में, ऑब्वियस सी बात है पहले आपके पास में कोई नाउन रहेगा। अगर आप उस नाउन को यूज कर रहे हैं तो आपको उसके अप्रोप्रिएट प्रोनाउन को यूज करना है, या हम कहें कि पहले जो प्रोनाउन यूज किया गया है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली आगे अगर हम उसका पॉजेसिव केस बता रहे हैं या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस बता रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हम कहें फॉर एग्जाम्पल यू शुड हेल्प योरसेल्फ। तो यहां देखिए, यहां पर यू जो है वो हेल्प योरसेल्फ पे यानी कि जो हेल्प का असर है वापस यू पर डालने के लिए हमने योरसेल्फ यानी कि यू से रिलेटेड जो प्रोनाउन है जो कि हमारे पास यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव केस में है, वहां पर आप यू से रिलेटेड जो प्रोनाउन है उसका यूज करेंगे। यानी आप यहां पर यू शुड हेल्प आवरसेल्फ नहीं लगा सकते। आपको यहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव मीनिंग ले रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप योरसेल्फ का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही राम शुड कुक द फूड हिमसेल्फ। तो अब यहां देखिए राम एक लड़का है जो कि एक नाउन है, तो यहां पर राम का जेंडर देखते हुए हमने जो हिमसेल्फ है जो कि लड़कों के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया है। तो आप ध्यान रखना कि बेसिक जो रूल है ना वो ये कहता है कि आप नाउन्स या प्रोनाउंस जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनसे ही रिलेटेड नाउन आगे जो प्रोनाउंस हैं उनका यूज करेंगे। आप अपनी मर्जी से राम के आगे इधर हरसेल्फ नहीं लगा सकते, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये था बेसिक कि आपको नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को जो कि क्रिया कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आगे के प्रोनाउंस का यूज करना है। देन हमारे पास में वही सेकेंड रूल आता है कि जो अगर तो आपके पास में जो हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन किए थे ना
उनको अगर आपको एक ही सेंटेंस में डालना होता है ना, तो इन्हीं सेंटेंस में डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो 2, 3, 1 वाला रूल है ना, ये फॉलो करना है। यानी कि आप सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, सपोज यू, देन आप थर्ड पर्सन को लिखेंगे, सपोज ही, और फिर आप फर्स्ट को लिखेंगे, सपोज आई। तो यू, ही एंड आई शुड हेल्प हिम। अब हिम से हम कोई भी पर्सन बता सकते हैं, वो एक बार वो नहीं है मेन बात ये है कि तीनों टाइप के पर्सन्स को जब एक ही सेंटेंस में लिखा जा रहा है तो आपको उसको लिखने का जो पैटर्न है या हम कहीं सीरीज है वो ये रहेगी कि सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को लिखेंगे, देन आप थर्ड पर्सन को लिखेंगे और लास्ट में आप फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। ये तो रहा आपका सेंटेंस। अगर पॉजिटिव मीनिंग लेता हो तब आप पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंसेस में सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन वाला रूल लेते हैं। पर अगर आपका सेंटेंस कोई गलती बताता है या हम कहें कि कोई अपराध के बारे में बात होती है या फॉल्ट के बारे में बात होती है, मतलब नेगेटिव टाइप में मीनिंग लेते हैं हम, ठीक है, जरूरी नहीं है नोट आएगा उसके अंदर, बस आप ये समझ लीजिए कि जो सेंटेंस है ना उसका जो ओवरऑल मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है, वो किसी नेगेटिव बात की तरफ इशारा करता है, तो तब आपका लिखने का जो क्रम रहेगा वो 1, 2 और 3 रहेगा। यानी कि आई, यू एंड शी आर गिल्टी। तो यहां पर देखिए गिल्टी जो कि बता रहा है अपराध बोध को, तो यहां पर आपका लिखने का क्रम रहा है पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और फिर लास्ट में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जैसे मैंने आपको बताया था किसी पर्सन का नेम भी आ सकता है यहां पर। तो आपका अगर सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग लेता होगा तो फिर क्रम रहेगा 2, 3 एंड 1, और अगर तो कोई फॉल्ट या हम कहें कोई अपराध या गलती को बताता होगा तो आपका जो सीरीज रहेगी वो 1, 2 और 3 की रहेगी। ये तो थे आपके कुछ एक बेसिक रूल्स। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट रूल करते हैं जो कि है अगर तो आपके प्रोनाउंस हैं जो आपके पास में मोर देन 1 दिए गए हैं, तो आप उन प्रोनाउंस को जब एंड से कनेक्ट करेंगे तो आप आगे अगर उनके बारे में या हम कहें कि उनका पॉजेसिव केस बता रहे हैं तो आप किस टाइप के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास में पहली बार में हो यू एंड सेकेंड टाइम पे हो शी, तो यहां पर आप यू का यूज करेंगे, यानी कि आपका जो यू रहेगा प्रोनाउन वो आपका मेन प्रोनाउन रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली आगे आप यूज करेंगे जो यू का पॉजेसिव केस है। जैसे कि यू एंड शी शुड यूज योर टाइम एप्टली। तो यहां पर देखिए जो योर है ये यू और शी दोनों के लिए यूज किया गया है, यानी कि आपका जो एप्रोप्रिएट या हम कहें पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है वो यू के अकॉर्डिंग योर लगाया गया है जो कि दोनों को बताएगा। नेक्स्ट अगर तो ये तो था कि अगर आपके पास सेकंड पर्सन दिया हो और थर्ड पर्सन दिया हो जो दोनों एंड से कनेक्टेड हो, तब आप वहां पर योर का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपके पास में दिया हुआ है सेकंड पर्सन सपोज यू एंड देन आपके पास में आता है फर्स्ट पर्सन सपोज आई, तो यू एंड आई शुड यूज आर टाइम एप्टली। तो ये जो आर है वो हमने जो आई प्रोनाउन है उसको देखते हुए लगाया, यानी कि ये आपको दोनों को बताएगा कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इन दोनों के लिए जो एक कॉमन प्रोनाउन हमने यूज किया है वो है आर। ठीक वैसे ही अगर आपके पास में थर्ड पर्सन सपोज ही एंड फर्स्ट पर्सन सपोज आई दिया गया है, तो ही एंड आई जो कि फर्स्ट पर्सन है इसके लिए आप देखें क्या यूज करेंगे, ही एंड आई शुड यूज आर टाइम एप्टली। यानी कि अगर तो आपके सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन दिया गया है जो कि किसी दूसरे पर्सन के साथ में लिंक्ड है या हम कहें एंड के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पर आप आई के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसका यूज करेंगे आर का। तो ये तो थे आपका बेसिक कि आप ये ध्यान रखिए कि सेकंड और थर्ड पर्सन अगर एंड से कनेक्टेड हो तो उनके लिए उनके पोजीशन के लिए आप आर लगाएंगे। ठीक वैसे ही सेकंड और फर्स्ट पर्सन अगर तो एंड से कनेक्टेड हो तो उनके लिए आर, और ठीक वैसे ही थर्ड और फर्स्ट अगर कनेक्टेड हो तो उनके लिए भी आर का यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट, अब यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट रूल पर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है जो है इट का यूज। इट है देखिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो कि आप कोई भी चीज का हम कहें कि इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इट इज मे, इट इज रेनिंग। तो इस टाइप के जब आप मई के बारे में बता रहे हैं, या हम कहें कि मई के आप ये बता रहे हैं कि अभी मई का महीना है या अभी बारिश हो रही है, तो इसके अंदर कोई ऐसी क्रिया एग्जैक्टली नहीं की जा रही है जिसके लिए आप ऐसे लिखे कि मई इज द मंथ ऑफ, ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा। हम ये बता रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम पर हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या इसके बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर आप इट इज मई या इट इज रेनिंग का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट का यूज हम निर्जीव या फिर जानवरों के लिए करते हैं, पर यहां पर हम ना तो कोई निर्जीव चीज के बारे में बात कर रहे हैं और ना ही हम यहां पर कोई जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, कि जब हम कोई प्रेजेंट टाइम पर चीज है जिसके लिए हम और कोई प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, या हम कहें कि हम उसके लिए और कोई वर्ड नहीं लगा सकते, तो वहां पर आप इट इज लगाकर काम चलाएंगे अपना। यानी इट इज मई यानी अभी मई का महीना है, इट इज रेनिंग यानी अभी बारिश हो रही है। तो इट इज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो ये तो थे आपके कुछ एक बेसिक रूल्स प्रोनाउंस के, जो कि मैंने यहां पर आपको समझाए हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास में कुछ न्यू रूल्स हैं, कुछ अच्छे जो यूनिक रूल्स हैं जो आपको नहीं अलग से पता चलेंगे, वो हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में दिए गए हैं। आप बुक को जल्द से जल्द परचेज करें, सो दैट आप अच्छे से इन रूल्स को समझ सके, इनकी डेप्थ में जा सके। तो आइए अब हम ना रूल्स से हटकर थोड़ी एक चीज देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ना मतलब कंफ्यूज करते हैं सबको। हु और हुम ये रूल्स, ये वर्ड्स हैं जो कि ये नहीं बता पाते कि भाई आप कहाँ यूज करें, यानी हमें नहीं पता चल पाता भाई हम हु लगाएं या हुम लगाएं, क्योंकि बोलने पे तो दोनों ही सही लगते हैं। यानी कि राम इज द पर्सन, हुम हेल्प्ड मी भी सही लगता है, बट है नहीं ये। अब हम इनको ना इजी वे में समझते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर हु का यूज करेंगे या फिर हुम का यूज करेंगे। तो देखिए हु का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आपको जैसे मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अगर वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो सेंटेंस होगा उसे एक सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको दूसरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जोड़ना पड़े, यानी कि आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो आप वहां पर हु का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम was the man who helped me। अब ये तो देखिए मैंने ही लिख दिया था, अब इसमें से हम एक बार हु को हटा देते हैं। यानी आपके पास ये दो सेंटेंसेस है, राम वॉज दी मैन, तो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा है हेल्प्ड मी, तो अब ये जो हेल्प वाली क्रिया है क्या आपको पता चल रहा है वो किसने की, नहीं पता चल रहा, यानी कि आपके पास में कर्ता या हम कहें सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आपके सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहां पर हु का यूज करते हैं, यानी कि हु हेल्प्ड मी मीनिंग लेगा कि ये जो हु है वो हमने राम के लिए लगाया है। यहां पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मी दिया हुआ है। आपको ये भी ध्यान होगा कि केसेस ऑफ प्रोनाउन में हमने ये देखा था कि जब आपके पास में पॉजेसिव केस के अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो वो अपने ऊपर असर लेता है क्रिया का। तो ये हेल्प वाली क्रिया का असर अगर तो आई पर पड़ रहा है तो वो मी लगा रहा है, यानी कि हेल्प्ड मी में असर हम पर पड़ रहा है। तो क्रिया का असर पड़ना तो हो गया कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि मी तो है भैया आपका ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, पर आपके पास में क्या नहीं दिया हुआ था, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब नहीं दिया होता तो वहां पर हम हु का यूज करते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट हुम होता है कि जब आपको ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज या राम वॉज द मैन whom he, या सपोज हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं श्याम हेल्प्ड।
तो अब यहां देखिए, यहां पर whom हटा दिया हमने, पहला सेंटेंस है राम वॉज दी मैन। अब यहां पर राम वॉज दी मैन तो आपका पहला सेंटेंस हो गया, इसको तो भाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसी की नहीं जरूरत है उसके पास ऑलरेडी। पर सेकंड सेंटेंस है श्याम हेल्प्ड। अब श्याम ने मदद की, यानी श्याम हो गया आपका कर्ता जो काम कर रहा है, हेल्प्ड हो गई क्रिया। आपके पास क्या नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ कि इस हेल्प का असर किस पर पड़ रहा है, वो नहीं दिया हुआ। तो जब आपके पास में कर्ता ना दिया गया हो तो कर्म ना दिया गया हो तो वहां पर आप whom का यूज करेंगे, यानी राम वॉज द मैन whom श्याम हेल्प्ड, की श्याम ने जिसकी मदद की थी वो पर्सन राम था। तो यहां आप ध्यान रखिए कि बस एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जब आपको कर्ता लिखना पड़े या हम कहें कर्ता ना दिया गया हो दूसरे सेंटेंस में तो आप who लगाएंगे, और अगर आपको कर्म ना दिया हो तो आप whom का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिक्स मत करना, इनकरेक्ट रहते हैं वो। यानी कि अगर हम ये लिखते हैं ना कि रीमा इज द गर्ल whom met श्याम, तो यहां देखिए रीमा इज द गर्ल, ये तो हो गया भाई पहला सेंटेंस, इसके पास सब्जेक्ट भी है, इसके पास वर्ब भी है, और इसके पास में आगे जो हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो बताया जा रहा है। आपके पास में एक सेंटेंस कंप्लीट है। बट whom यहां पर कर्म का काम करेगा। अब देखिए सेंटेंस में क्या कर्म है आपके पास ऑलरेडी, जी हाँ हमारे पास ऑलरेडी कर्म है, और कर्म क्या है, श्याम है। क्योंकि मेट वाली जो क्रिया है ना वो क्रिया कौन कर रहा है वो आपको नहीं बताया गया, आपको यह बताया गया कि क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है। तो कर्म का ये जो मेट है इसका असर किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है। तो श्याम कर्म हो गया, यानी आपके पास कर्म ऑलरेडी है। पर जब आपके पास कर्म ऑलरेडी है तो क्या नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता ना तो आप whom की जगह who का यूज करते हैं। तो यह आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस में ना होने पर आप who लगाएंगे, और अगर तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां आप whom का यूज करेंगे। आप बस इस बात से ध्यान रखिए कि क्रिया कौन कर रहा है, अगर वो नहीं दिया गया तो who लगाइए, और क्रिया किस पर की जा रही है या हम कहें कि क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है वो ना दिया गया हो तो आप whom लगाएंगे। बस who और whom में बस यही बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता चल चुका है अब, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम आएगी who और whom में अब आगे से। तो आइए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आइए अब हम हमारे ना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं ना एक बेसिक टॉपिक है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना इसको आज दूर करते हैं, और वो कंफ्यूजन होती है भाई हम यू आर यानी कि योर और ये वाला जो योर है इन दोनों को हम कहां यूज करेंगे। भाई ये अलग अलग होते हैं पर हमें नहीं पता ये कहां यूज किए जाते हैं। तो अपोस्ट्रोफे जो एस होता है वो तो बताता है स्वामित्व, पर जब भी हम अपोस्ट्रोफेज को प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं ना तो वो स्वामित्व बताने का काम कतई नहीं करते, क्योंकि इनके पास में स्वामित्व बताने के लिए ना अपने ही अलग शब्द होते हैं। प्रोनाउंस के साथ आप स्वामित्व बताना अगर चाहते हैं ना तो आप उनके जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है ना उनका यूज कीजिए, माइन का कीजिए, योर्स का कीजिए, आर्स का कीजिए, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज कीजिए। पर उनके साथ अपोस्ट्रोफे लगाकर आप आगे कोई वर्ड बताते हैं तो वो गलत है। ठीक वैसे ही योर और यू आर, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए योर बताता है तुम्हारा और यू आर बताता है तुम हो। अब तुम हो में आगे कुछ भी आ सकता है, यू आर अ डॉक्टर या कुछ भी करके। तो यहां आप देख सकते हैं कि मीनिंग में ही डिफरेंस आ रहा है कि तुम्हारा में अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि यू योर अ डॉक्टर, कि तुम्हारा एक डॉक्टर, ये गलत बात है। यहां पर आप अगर उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना तो आप यहां पर यू आर लगाइए, या हम कहें कि यू और अपोस्ट्रोफे आर ई लगाइए। पर आप योर जो कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है उसका यूज आप नहीं करेंगे। यह आप ध्यान रखना कि प्रोनाउंस अपोस्ट्रोफेज सिर्फ तब सपोर्ट करता है जब आपको उन अपोस्ट्रोफेज के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स लगानी होती हैं। यानी कि यू के साथ में अगर तो आप अपोस्ट्रोफे आर ई लगा रहे हैं तो वो मीनिंग ले रहा है ए आर ई आर, यानी यू आर का। ठीक वैसे ही अगर तो हम
ही के साथ हमें अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं तो ये अपोस्ट्रोफे है ही इज। शी के साथ अगर आप अपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं तो वो है शी इज। वैसे ही इट के साथ में अपोस्ट्रोफे एस इट इज। और हमारे पास में है दे के साथ में अगर अपोस्ट्रोफे एस लगाया जा रहा है तो दे आर। ठीक वैसे ही अगर आपके पास में वी है और उसके साथ आप अपोस्ट्रोफे आर ई लगा रहे हैं तो वी आर। और आई के साथ तो हम एम का यूज करते ही हैं, उसका तो अलग से कोई मीनिंग होता ही नहीं है, यानी आई एम। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका आप ध्यान रखिए कि अपोस्ट्रोफेज नाउन्स के साथ अगर आप लगा रहे हैं तो वो स्वामित्व बताने का काम करेंगे, क्योंकि नाउन्स के पास अलग से स्वामित्व बताने के लिए कोई शब्द नहीं होते। पर प्रोनाउंस जिनके पास ऑलरेडी शब्द होते हैं पोजेसिव या हम कहें स्वामित्व बताने के लिए, तो आप उनके साथ में अपोस्ट्रोफे एस या आर ई का यूज स्वामित्व के लिए नहीं करेंगे। आप उनका यूज हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में करेंगे जो कि किसी का कुछ होना बताएंगे, यानी यू आर अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। इनका होना बताया जा रहा है, ना कि इनका स्वामित्व बताया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना यहां पर कि यू, ही, शी, इट, दे, वी, आई, ये सभी प्रोनाउंस अपोस्ट्रोफेज तब यूज करेंगे जब आप इनका कोई आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपको इनके स्वामित्व बताने हैं तो इनके जो स्वामित्व वाले शब्द हैं, यानी कि यू का योर्स, ही का हिज, शी, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर्स, वी, आर्स एंड आई के साथ में माइन, ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज करेंगे अगर आपको स्वामित्व बताना है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना कि योर तो बताएगा तुम्हारा या हम कहें स्वामित्व, और यू आर बताएगा तुम हो। तो इनको बोलते समय तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम रहती है, योर योर ही बोला जाएगा, ये दोनों को ही योर बोला जाएगा, पर मीनिंग ये डिफरेंट लेते हैं। तो बोलते समय तो भाई जो मर्जी बोलिए, पर लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि मीनिंग क्या जा रहा है आपका, ऐसा ना हो आप स्वामित्व में आप तुम होना बता रहे हो। ठीक है, तो ठीक वैसे ही एक हमारे पास में भाई वर्ड्स आते हैं कुछ ऐसे जो कि और भी इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग बनते हैं कि भाई दे अपोस्ट्रोफे आर ई और देयर, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूं। और इसके अलावा और एक हम इसी में ले लेते हैं देयर। तीनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम रहती है, पर आपके पास में डिफरेंस कहां आता है कि ये तो बताता है कुछ होना। ठीक है, यानी कि दे आर, अब दे आर में कुछ भी हो सकता है, दे आर गोइंग टू दिल्ली या कुछ भी, कि ये आपको क्रिया के साथ लगकर बताएगा कि आप अपोस्ट्रोफे आर का यूज कर रहे हैं। देयर आपको बताता है स्वामित्व, यानी कि अधिकार, आपको अधिकार पता चलता है, इट इज देयर कार, तो ये उनकी कार है। ये जो यहां देयर है वो आपको पोजेशन बताने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है देयर, जो कि हम यूज करते हैं यहां वहां इन सब के लिए। तो जब आप यहां वहां लगा रहे हैं तो उनके लिए आप देयर का यूज करेंगे, यानी कि देयर आर सेवरल बर्ड्स। तो अब यहां पर आप देयर का यूज ना तो कोई प्रोनाउन की तरह कर रहे हैं, ना ही आप यहां पर कोई स्वामित्व बता रहे हैं। यहां पर आप देयर को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बता रहे हैं, जैसा कि हमने इट का भी पढ़ा था, देयर भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, पर ये यहां वहां का काम करता है, यानी लोकेशन बताने का काम करता है। देयर आर सेवरल वर्ड्स की वहां पर हैं कुछ वर्ड्स, तो ये लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो अब आप योर, देयर इन सब में कंफ्यूज मत होना। बस एक सिंपल सी एक बेसिक सी बात ये ध्यान रखना कि पोजेसिव या हम कहें कि प्रोनाउंस जब यूज किए जाते हैं और उनका हम स्वामित्व बताना चाहते हैं तो आप पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज कीजिए। पर अगर आप उनके साथ में प्रोनाउंस के साथ में अगर आप अपोस्ट्रोफेज लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये अपोस्ट्रोफे कभी भी स्वामित्व के लिए नहीं आएंगे। ये अपोस्ट्रोफेज आर, इज, हैज, हैव इन सब्जेक्ट्स को या हम कहें इन वर्ब्स को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। आप ध्यान रखना कि प्रोनाउंस स्वामित्व के लिए अलग पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं और नाउन्स स्वामित्व के लिए अपोस्ट्रोफेज का करते हैं। तो ध्यान रखना कि राम्स कार, एक अलग सेंटेंस है कि राम की कार, पर
ही इज कार, ये मतलब लेता है कि वो है। अब कोई पर्सन तो कार होने से रहा, तो ही होता है आपका प्रोनाउन, जिसे स्वामित्व के लिए आपको अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर उसकी कार बताना चाहते हैं तो आप हिज लगाइए, यानी पोजेसिव प्रोनाउन जो आपको दिए गए हैं, जो आपके पास हैं, तो जो है उनका यूज तो कीजिए। उनका यूज हम कहां करेंगे? पोजेशन के लिए। ही इज कार गलत होगा, ठीक है। तो नाउन्स अपोस्ट्रोफे एस स्वामित्व के लिए यूज करेंगे और प्रोनाउंस अपोस्ट्रोफे एस, आर ई, हैज, हैव, इन सब के लिए यूज करेंगे। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रोनाउंस में, जिनमें कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते होंगे, पर अब आपको पता चल गया है तो आप इस बात का ध्यान रखना। और आज का हमारा प्रोनाउंस टॉपिक यहां पर खत्म होता है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है बेसिक्स ऑफ नाउन एंड डिटर्मिनर्स, तो वो वीडियोस आप प्लीज देख लीजिए, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके हमने प्रोनाउंस में क्या किया है। बट उन वीडियोस में भी हमने बेसिक की ही बात की है। और अगर आपको एडवांस्ड लेवल समझनी है ग्रामर की, तो प्लीज हमारी जो बुक है गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसे परचेज कीजिए, ताकि आपको ये जो आज हमने टॉपिक्स किए हैं वो भी, और इसके अलावा और भी कई नई जानकारी आपको हमारी बुक से मिलेगी। तो प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बुक्स को बाय करें और जो पिछली वीडियोस है उनको देखकर अपनी ग्रामर को और इम्प्रूव